हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिका की शादी तय हो चुकी थी। उसके माता पिता गीता और गोपाल अपने बेटे राघव के साथ बैठकर शादी के खर्चों की लिस्ट बना रहे थे। इसी बीच राघव अपने पापा से बोलता है, पापा, आपको भी इसी समय दीदी की शादी रखनी थी। पता है कितनी महंगाई है। मुझे तेरे से ज्यादा पता है महंगाई का। वो तो शुक्र है लड़के वालों ने कोई दहेज नहीं मांगा, बस कहा है शादी अच्छे से करना। हाँ, तो शादी अच्छे से करने में भी बहुत खर्चा होता है और ऊपर से घर में पहली शादी है, सारे रिश्तेदारों को न्योते भेजने पड़ेंगे। कितना खर्चा होगा, मेरा तो सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है। अरे बस खर्चे सोच समझ कर करेंगे तो सब हो जाएगा। तीनों मिलकर शादी के खर्चे पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कमरे से फोन पर बातें करते हुए आशिका बाहर आती है, जो अपनी सहेली से फोन पर बोलती है, अरे तू पागल हो गई है क्या? किराए पर थोड़ी ना लहंगा लूंगी, शादी एक बार होती है, अच्छे से खर्चा करूंगी। पूरे 25-30 हजार का लहंगा लूंगी, उसके बाद ज्वेलरी अलग से लूंगी, सब कुछ शानदार होगा, देख लियो। चल अब बातें ही करती रहेगी, मुझे लहंगे के डिजाइन भी देखने हैं ऑनलाइन। आशिका की ये बात सुनकर उसके माता पिता और भाई उसे घूरने लगते हैं। ये देखकर वो उनसे बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा अब घूरना बंद करो और माँ मुझे कुछ पैसे देना, 5-6 हजार रूपए। वो पार्लर वाली को बुक करना है ना, तो एडवांस में देने हैं। इतना बोलकर आशिका अपने कमरे में चली जाती है और उसकी ये बातें सुनकर राघव और गोपाल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिस पर राघव बोलता है, पापा, मुझे लगता है इस महंगाई में ये आपका दिवाला निकालेगी अपनी शादी के खर्चे से। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। पूरा परिवार इस महंगाई के जमाने में बचत करते हुए शादी की तैयारियों को शुरू करता है। शादी को 1 हफ्ता बचा था। मेहमानों ने भी अब घर में आना शुरू कर दिया था। इसी बीच गोपाल के दूर की मौसी का बेटा पंकज अपनी बीवी, साली और 3 महीने के बच्चे के साथ उनके घर आता है। ये देखकर राघव गोपाल से बोलता है, पापा देखो, ये आपकी दूर की मौसी का बेटा कैसे अपने पूरे परिवार के साथ टपक गया दीदी की शादी में, जबकि इसकी खुद की शादी में मौसी ने कार्ड पर लिखवाया था कि एक घर से एक ही इंसान आएगा। हाँ बेटा, देख रहा हूँ, और 1 हफ्ते पहले ही टपक गया। अब 1 हफ्ता इनका खर्चा हम उठाए। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। पहले ही इतनी महंगाई है और लड़के वालों ने मुहूर्त भी इसी समय निकाला शादी का। कोई नहीं पापा, देखना मैं कैसे इन लोगों को फालतू खर्चा करने से रोकता हूँ। इतना बोलकर राघव और गोपाल उनका स्वागत करते हैं। पूरे घर में शादी की रौनक होती है। तभी गीता हलवाइयों से सामान की लिस्ट बनवाकर गोपाल को देते हुए कहती है, अजी सुनते हो, ये हलवाइयों ने सामान मंगवाया है, देख लो जरा। गोपाल लिस्ट में लिखे सामान के पैसे देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, 25 हजार का सामान? हाय राम, अबे 200 लोगों का खाना बनवाना है, 2000 का नहीं। कहाँ है ये हलवाई, बुलाओ जरा। एक तरफ गोपाल का पारा हलवाइयों का खर्चा देखकर हाई होता है, तो दूसरी तरफ टेंट वाला राघव को टेंट का बिल देते हुए बोलता है, भैया ये लो, टेंट के पैसे दे दो, तभी सामान आएगा। कितने देने हैं यार? 20,000। क्या बोला, 20,000? बे साले, टेंट कपड़े का लगा रहे हो या फूलों का? अरे भैया, हमारी गलती क्या है? दीदी ने टेंट का कलर डिजाइन का सबसे महंगा वाला चुना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब उनकी एंट्री होगी तो नीचे से धुआं मशीन से निकलना चाहिए। तो जब इतना महंगा सामान होगा तो खर्चा तो होगा ना। इसके धुएं के चक्कर में हमारा पिछवाड़ा जल जाएगा। ठीक है, देता हूँ। राघव टेंट वाले को पैसे देकर हिसाब जोड़ने बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर में आए मेहमानों से घिरी गीता को पंकज की पत्नी आशा आकर कहती है, भाभी जरा 1 किलो दूध मंगवा दो गाय का। वो क्या है ना, मुन्ना रो रहा है और उसे गाय का दूध ही सूट करता है। अरे तो इतना दूध आया है थैली वाला, उसमें से 1 ग्लास ले लो मुन्ना के लिए। नहीं, वो थैली वाला दूध हम नहीं पीते, तो बच्चों को कहाँ से पिला दें? आप गाय वाला मंगवा दो। इनके घर गए थे तो चाय में पैकेट का क्या, पाउडर वाला दूध तक नहीं था, और यहाँ इनको गाय का दूध चाहिए। कमरे में आता राघव आशा की ये बात सुनकर बोलता है, अभी देता हूँ इनको गाय का दूध। अरे चाची, दूध तो हम ला दें, लेकिन क्या है ना, अभी सारे पैसे पापा के पास हैं और वो बाहर गए हैं। ऐसा करिए, आप जरा 500 रुपए दीजिए, मैं अभी मंगवाता हूँ दूध। 500? अरे नहीं, रहने दो भाभी, आप मुझे थैली वाला दूध ही 1 ग्लास दे दो। अब शादी वाला घर है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। इतना बोलकर आशा चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। शादी की तैयारियों में गोपाल का बहुत खर्चा हो चुका था।
वहीं आशिका शादी से एक दिन पहले ब्यूटी पार्लर वाली को घर बुलाकर अपना फेशियल करवाती है और फिर राघव के पास आकर कहती है, वही 5,000 रूपए दे दे, पार्लर वाली को देने हैं। अभी क्यों देने हैं? मेकअप तो कल होगा ना तेरा। अरे मैंने फेशियल करवाया था आज और साथ में 1-2 चीजें और करवाई थी, उसके देने हैं। ओए तेरी शादी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू फालतू खर्चा करेगी। पता है कितनी महंगाई है? और क्या ये फेशियल? तेरा गंदा सा चेहरा तो अब भी वैसा ही है। इस थोपड़े पर तूने 5,000 फूके, अभी कल और फूकेगी। तो कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहा? लक्कड़ बग्गे सी शक्ल के, चुपचाप पैसे दे दे, वरना तुझे बेचकर पैसे दूंगी इनको। एक बात तो बताओ, पहले ऐसी कौन सी क्रीम लगाई थी जो 5,000 का फेशियल हुआ है? राघव की इस बात का जवाब ब्यूटी पार्लर से आई लड़की शिल्पा देती हुई कहती है, भैया फेशियल किट भी बहुत महंगी हो गई है, ऊपर से घर आकर करने का खर्चा अलग और फेशियल करने का खर्चा अलग। वैसे भी शादी एक ही बार होती है, इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं ना आप अपनी बहन पर। जैसी शादी ये करवा रही है ना, मुझे तो लगता है हमारे घर की पहली और आखिरी शादी होगी, क्योंकि उसके बाद तो हम सड़क पर बैठकर भीख मांगेंगे। रोते रोते ही सही राघव उस लड़की को पैसे दे देता है। ऐसे ही दिन गुजरता है, सारी रस्में खत्म हो जाती है और अगली सुबह फाइनली शादी का दिन आता है। सभी लोग इधर उधर कामों में लगे होते हैं। काम की भागदौड़ के बीच गोपाल राघव के पास आकर कहता है, राघव बेटा, 1,000 रुपए की प्लेट है पर बंदे की, इसीलिए देखियो कोई फालतू का बंदा आकर ना खाए खाना। ठीक है पापा। शाम होते होते सारी तैयारियां पूरी हो जाती है। आशिका भी तैयार होने पार्लर चली जाती है और थोड़ी देर बाद बारात भी गोपाल के दरवाजे पर आ पहुंचती है। गोपाल और राघव सभी बारातियों का स्वागत फूलों की माला पहनाकर करते हैं। बारात आती है और सभी लोग खाना खाते हैं। इसी बीच राघव की नजर अपनी पड़ोसन कमला पर जाती है, जो खाना खाने के साथ साथ अलग से एक पन्नी में रसगुल्ले डाल रही होती है। ये देखकर राघव बोलता है, 30 रुपए का एक रसगुल्ला पड़ा है और ये कमला आंटी कैसे फटाफट पन्नी में भरे जा रही हैं। अभी बताता हूँ। राघव कमला के पास जाकर उसके हाथ से पन्नी छीनकर कहता है, अरे कमला आंटी, ये रसगुल्ले कहाँ ले जा रही थी आप? राघव बेटा, हाँ, ये मैं अपनी बहू के लिए पैक करवा रही थी। वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो वो आ नहीं पाई। अब शादी के घर में वो अकेली है घर पे, तो बस कुछ मीठा लेके जा रही थी। अच्छा, जरा अपने पीछे देखना, वो टेबल पर देखो, जिसने अपनी थाली को खाने की चीजों से आईफिल टावर बना रखा है, वो आपकी बहू ही है ना? अरे रे रे, मेरी बहू यहाँ कब आ गई? तबीयत ठीक हो गई होगी, इसीलिए आ गई। चलो अब तो इन रसगुल्लों की कोई जरूरत नहीं। लो भैया, वापस रख दो और जरा ध्यान दो, एक से ज्यादा रसगुल्ला किसी को मत दो। इतना बोलकर राघव चला जाता है। कुछ देर में आशिका सजी धजी स्टेज पर आती है। वरमाला होती है। दोनों दुल्हा दुल्हन डीजे पर साथ में नाचते भी है और उनको देखकर राघव गोपाल से बोलता है, आज तो ये नाच रही है, कल से हम नाचेंगे पापा। महंगाई में इतनी महंगी शादी करी है हमने, कल सबका हिसाब करने के बाद हमारा खुद का दिवालिया निकलेगा। कोई बात नहीं बेटा, महंगाई में शादी तो कर दी, अब बस बेटी खुश रहे। चिंता मत करो पापा, ये खुद को दुखी नहीं होने देगी। ऐसे ही इतने खर्चों के बीच आशिका की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी ससुराल पहुंचती है। दूसरी तरफ शादी के बाद उसके पापा और भाई दुखी मन से एक एक काम करने वाले को पैसे देते हैं और महंगाई में शादी का दुख मनाते हैं। शीतल अपने मायके अपनी नंद विशाली के साथ आती है और शीतल वैशाली को देखकर शीतल की भाभी निशा खुशी से बोलती है, अरे दीदी, आप कैसे हैं आप दोनों? मैं तो ठीक हूँ भाभी, और हाँ, मैं अपनी ननद के साथ कमरे में जा रही हूँ। आप हमारा चाय नाश्ता वहीं ले आना। ठीक है दीदी। आओ वैशाली, आज तुम पहली बार मेरे मायके आई हो ना, तो मैं अच्छे से अपना पूरा घर घुमाती हूँ और सब कुछ दिखाती हूँ। हाँ भाभी, ठीक है। शीतल अपनी ननद को पूरे घर में यहाँ वहाँ घुमाती है। तभी निशा उन दोनों के लिए शरबत लेकर आती है और दोनों को देते हुए बोलती है, ये लो वैशाली शरबत, और दीदी ये आपके लिए। दोनों शरबत पीती हैं। तभी शीतल शरबत को पीने के बाद अजीब सा मुंह बनाकर निशा से बोलती है, अरे भाभी, क्या है ये? आपको अभी तक शरबत बनाना नहीं आया? कितना मीठा है इसमें, पीते ही मेरे तो होठ ही चिपक गए। आपकी आदत कभी जाएगी नहीं काम बिगाड़ने वाली। वो दीदी, फिर से बना दूं कुछ? अरे आप तो रहने ही दो, मेरा पूरा
मूड खराब कर दिया। सोचा था कि माँ के जाने के बाद मायके में आऊंगी तो अच्छे से स्वागत होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी स्वागत नहीं हुआ मेरा। अरे दीदी, मैं कुछ और बना देती हूँ ना। बनाना है तो कुछ चटपटा सा बना देना, क्योंकि मेरे मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो गया है। दीदी पकोड़े बना दूँ? पकोड़े? वो तो बहुत ऑयली होते हैं। खैर छोड़ो, आप बना दो, हम दोनों वही खा लेंगे। अगर मेरी ना सही, कम से कम मेरी ननद के सामने तो इज्जत कर लो। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। निशा रसोई में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। तभी वैशाली अपनी भाभी यानी शीतल से बोलती है। भाभी, वैसे बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? ननद से ज्यादा दोस्त हो तुम मेरी। शरबत तो अच्छा बना था, पर आप अपनी भाभी पर खामखा गुस्सा कर रही थी। ओफो वैशाली, तुम कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो? अरे भाभी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी माँ का प्यार थोड़ी ना दे सकती है। ननद को हमेशा अपनी ठाट बाट में रहना चाहिए, वरना भाभी ना सर पर चढ़ जाती है। अच्छा जी। खैर हमारी बात तो अलग है ना। तभी वहाँ निशा आती है पकोड़े लेकर और दोनों को पकोड़े देते हुए बोलती है। दीदी ये लो, गर्मा गर्म पकोड़े। लाओ लाओ, शुक्र है भाभी, इसी जन्म में ले आई। मुझे तो लगा था कि अगले साल बना कर लेकर आओगी आप पकोड़े, तब खाएंगे हम। अरे दीदी, वो गैस खत्म हो गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्या भाभी, आज के दिन ही आपके रसोई का गैस खत्म होना था? मतलब घर का जरा भी ध्यान नहीं रखती हो आप। माफ करना दीदी, अब आप पकोड़े खाओ। शीतल पकोड़े उठाती है और खाकर बोलती है। ओफो भाभी, ये कैसे कच्चे से पकोड़े बनाकर लाई हो? अरे जरा से करारे तो कर देती। हे भगवान, मेरे भैया की तो किस्मत ही खराब है जो आप जैसी बीवी मिली, और उससे ज्यादा तो मेरी खराब है जिसको माँ के जाने के बाद ऐसी कामचोर भाभी मिली है जो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अरे कितने अरमानों के साथ लड़कियाँ अपने मायके में आती हैं कि सुख शांति से बैठकर 2 टूक खा लेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो कच्चा पक्का राशन मिल रहा है। दीदी मैं दोबारा सेक देती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, और हाँ, इस बार अच्छे से सेक कर लाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी ननद भी है। माफ करना, पता नहीं क्या हो रहा है, आज कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। क्योंकि आपका मन नहीं है ना काम करने का, इसलिए। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं पूरे मन से काम कर रही हूँ। निशा फिर से रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए पकोड़ों को फिर से सेक कर लाती है और उनको देती है। शीतल पकोड़ों को खाने के बाद बोलती है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। वैसे भी बहुत बेइज्जती कर ली आपने मेरी ननद के सामने। अरे दीदी रुक जाइए ना। वैशाली, आप भी रुक जाइए ना। अरे क्या रुकूं? आपने जो खातिरदारी करके मेरा और मेरी ननद का मन खुश किया है ना, अब तो भगवान ही जाने कि मैं दोबारा कब आऊंगी। अरे दीदी, जो भूल चूक हो गई है उसके लिए माफ कर दो मुझे, मगर ऐसे मत जाओ। अरे रहने दो, आप तो खुश होगी मन ही मन कि नहीं आएगी अब से। अच्छा दीदी, मैंने आपके और वैशाली के लिए कुछ लिया है, आप लेते जाइए। निशा अंदर जाती है और अपनी अलमारी से दोनों के लिए कपड़े निकाल कर लाती है। निशा वैशाली को कपड़े देते हुए बोलती है। दीदी ये आपके और वैशाली के लिए है। ये सब करके ना ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है आपको। दीदी, माँ जी जब जिंदा थी तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जब भी मेरी बेटी मायके आए उसे कभी खाली हाथ मत भेजना। बस माँ जी का कहा हुआ ही पूरा कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। इस तरह शीतल अपने नंद वैशाली के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। ऐसे ही अगली सुबह शीतल सुबह उठकर रसोई का काम करने लगती है। तभी वो वैशाली को आवाज लगाते हुए बोलती है। वैशाली, जरा रसोई में आना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे वैशाली, जरा आटा गूंद दो, मैं तब तक दूसरा काम कर लूँ। मैं और आटा गूंद दूं? आपकी ननद हूँ और आप मेरी भाभी, समझी? मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगी ये सारा काम, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? आप तो रहने ही दो, और वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, तो आपको ही अकेले सारा काम करना होगा। इतना बोलकर वैशाली घर से बाहर चली जाती है और शीतल अकेले ही सारे घर का काम करने लगती है। ऐसे ही शाम को जब वैशाली आती है तो वो अपनी भाभी से बोलती है। अरे भाभी, जरा एक गिलास शरबत लेकर आना मेरे लिए। शीतल उसके लिए शरबत लेकर जाती है और उसको देती है।
वैशाली शरबत को पीने के बाद उससे बोलती है। ओफो भाभी, आपको शरबत बनाना भी नहीं आता क्या? शीतल को अपनी भाभी के साथ किया बर्ताव याद आता है, जिसके बाद वैशाली बोलती है, मुंह में जुबान नहीं है क्या? ऐसे ही शरबत बनता है? अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो खुद बना लो। आपसे ना यही उम्मीद थी मुझे। हाँ, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। क्यों भूल गई हो क्या कि मैं आपकी ननद हूँ और आप मेरी भाभी? और हाँ, मैं कोई आपकी दोस्त नहीं हूँ। याद रखना ये बात कि मैं आपकी ननद हूँ और आप मेरी भाभी हो। अब कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे, जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? समय आने पर ना खुद पता लग जाएगा आपको। अरे समय वमे गया भाड़ में, तुम अभी बताओ मुझे। पहले मेरे लिए पकोड़े बना कर लाओ, फिर बताती हूँ सारी बात। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। शीतल रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लाती है और उसको पकोड़े देती है, जिसके बाद में वैशाली पकोड़ों को खाकर बोलती है, ओफो भाभी, आपको पकोड़े बनाने भी नहीं आते क्या? कैसे सेक कर लाई हो ये आधे कच्चे पक्के पकोड़े? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने इतने मेहनत से तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए, तारीफ करना तो दूर, ऊपर से तुम कमियां निकाल रही हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी भाभी के हर काम में कमी निकाल रही थी। अगर आप चाहती है ना कि मैं आपकी ननद नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहूं, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी भाभी की ननद नहीं दोस्त बनना होगा। वैशाली की बातें कहीं ना कहीं शीतल को एक सीख दे जाती है और शीतल की नजरें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो अपनी ननद से बोलती है, हाँ वैशाली, तुम सही कह रही हो। जब तक हम पर खुद नहीं बीतती, हमें पता नहीं चलता कि हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हाँ, मुझे तुम्हारी इन सारी बातों से सीख भी मिल गई है। अब से मैं अपनी भाभी के साथ भी एक दोस्त की तरह पेश आऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। और इस तरह एक नंद को उसकी नंद ने सीख दी और अब से जब भी शीतल अपने मायके जाती तो अपनी भाभी से अच्छे से पेश आती। राधा पूरे घर का काम करने के बाद अपने बेटे अक्षय की फूटी किस्मत को कोसते हुए बोलती है, हाय रे, मैं तो मर गई। इस अक्षय की वजह से ये कैसी बला गले पड़ गई। ऐसा लगता है ये तो मेरी जान ही लेकर रहेगी। भगवान, कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो? पर माँ, मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे मन से किया जो भी किया। अब उसका परिणाम गलत निकल गया तो मैं क्या करूँ? तेरा सच्चा मन, कमर तुड़वा कर रख दी तेरे सच्चे मन ने। माँ, बातें कम करो, काम करो, वरना वो आ जाएगी। अक्षय एक बेहद शांत स्वभाव का लड़का था और वो बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। वो इसीलिए क्योंकि आज के समय में जहाँ लड़कियाँ एक अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती थी, वहीं अक्षय लड़का होकर ये व्रत रखने वाला था, जिसके लिए वो पूजा का सामान लेकर घर आता है। लेकिन तभी उसकी माँ राधा उसे टोकते हुए बोलती है, कहाँ से आ रहा है और ये हाथों में क्या लिया हुआ है? माँ, ये कल सोमवार है तो उसी के व्रत की सामग्री है, फल फूल आदि। अरे पागल है क्या? इस उम्र में मेरे से ये व्रत नहीं रखे जाएंगे तो क्यों लाया है ये सामान? भगवान मुझे ऐसे ही माफ कर देंगे। माँ, ये सामान मैं अपने लिए लाया हूँ क्योंकि मैं कल से अपने 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करूँगा। क्या पागल है? ये व्रत तो लड़कियाँ रखती हैं, जिनको अच्छा पति चाहिए होता है। तू क्यों रखेगा ये व्रत? माँ, क्या अच्छा पति पाना लड़कियों का हक है क्या? हाय राम कमीने, तुझे भी अच्छा पति चाहिए? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सोचा था बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, लेकिन ये तो अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करने जा रहा है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरे ऐसे शौक हैं? कम से कम मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की तो ढूंढती जिसको तेरे इन सब शौक से कोई दिक्कत ना हो। माँ, शांत हो जाओ और मेरी पूरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा था, लड़कियों को हक है अच्छे पति पाने का, तो हमें नहीं है क्या अच्छी बीवी पाने का हक? इसीलिए मैं रख रहा हूँ ये व्रत। आप भी ना कहाँ पूछ गयी? ओ, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी। ऐसा लगा कि दोस्ताना की माँ की तरह मेरा लड़का भी बिगड़ गया। आपका लाडला नहीं बिगड़ा है। अब चलो, मुझे व्रत की सारी विधियाँ बताओ ताकि मैं कल अपने 16 सोमवार शुरू कर पाऊँ। राधा अपने बेटे को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि समझा देती है। अगले दिन अक्षय जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा की थाली लेकर मंदिर जाता है और वहाँ शिव की आराधना करके अपने व्रत की शुरुआत करता है। और एक लड़के को व्रत की विधियां करते देखकर मंदिर का पुजारी बोलता है, अरे बेटा, एक लड़का होकर
तुम व्रत की विधियाँ कर रहे हो? जी पुजारी जी, क्योंकि मुझे भी एक अच्छी पत्नी चाहिए और जब लड़कियों को अच्छे पति पाने के लिए व्रत रखना पड़ता है तो मैं भी अच्छी पत्नी पाने के लिए व्रत रखूंगा। बड़े ही नेक ख्याल हैं बेटा तुम्हारे। भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रखना व्रत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करना, क्योंकि शादी जैसे उम्र भर के बंधन को आंख बंद करके नहीं जोड़ा जाता। जी पुजारी जी, मुझे पता है, लेकिन मेरे 16 सोमवार के व्रत पर मुझे पूरा भरोसा है। भगवान मेरे लिए एक अच्छी पत्नी ही भेजेंगे। अक्षय अपने 16 सोमवार के व्रत आरंभ करता है। इस दौरान जब जब वो कॉलेज जाता, वहाँ पर लड़के उसको इस वजह से परेशान करने लगते हैं कि ये तो लड़कियों की तरह व्रत रखता है। तब अक्षय गुस्से में आकर सबसे बोलता है, बोल लो तुम सब, लेकिन देखना जब मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी ना तो तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। आज के समय में अच्छी लड़की आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है। अक्षय को अपने व्रत पर बहुत विश्वास था कि उसके 16 सोमवार वाली पत्नी उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगी। ऐसे ही समय गुजरता है और अक्षय अपने 16 सोमवार के व्रत पूरे कर लेता है और अंतिम सोमवार को शिव के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर घर आता है, जहां उसकी मां राधा एक खुशखबरी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। और अक्षय के घर आते ही वो उससे बोलती है, बेटा आज तेरे लखनऊ वाले मौसा जी ने एक लड़की का रिश्ता बताया है तेरे लिए। सीमा नाम की लड़की है, अनाथ है बेचारी। क्या आज ही मेरे व्रत पूरे हुए और भगवान ने रिश्ता भी भेज दिया? माँ देर मत करो और शादी की तैयारी शुरू करो। बेटा पहले हम जाकर लड़की की जांच पड़ताल कर लेंगे। अनाथ है तो क्या हुआ, आस पड़ोस वाले तो जानते ही होंगे ना कि लड़की कैसी है। अरे माँ, इस लड़की का रिश्ता स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है, लड़की गलत हो ही नहीं सकती। आप रिश्ता पक्का करके शादी करवाओ। राधा अपने बेटे की बात मानकर बिना जांच पड़ताल किए अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा देती है, जिसके बाद वो बड़े ही अरमानों के साथ अपनी 16 सोमवार के बाद मिली बहू का गृह प्रवेश करवाती है और फिर दोनों पति पत्नी कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अक्षय अपनी पत्नी के करीब जाने को होता है, वो उसको धक्का देकर बोलती है, क्या वे चिरकुट मेरे इतने करीब आ गया? तेरे को ना जबरदस्ती करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? आखिर 16 सोमवार के बाद मिली हो तुम मुझे। ए देख, ज्यादा चू चपाट नहीं करने का, वरना अभी रामपुरी निकाल कर ना पूरी की पूरी तरह पेट में डाल दूंगी और आज के दिन ही विधवा हो जाऊंगी। इसीलिए ना बिना चू चा किए सो जा। जानता नहीं है मेरे को, लखनऊ की गुंडी हूँ, गुंडी। हे भगवान, मेरे उपवास में कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ऐसी बीवी दे दी? अरे 16 सोमवार इस जैसी गुंडी को पाने के लिए थोड़ी रखे थे। बेचारा अक्षय, उसकी 16 सोमवार वाली पत्नी उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकली, जिसके कारण वो शादी की पहली रात बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब राधा अपनी बहू को उठाने उसके कमरे में जाती है तो सीमा चिढ़कर बोलती है, ए बुढ़िया सोने दे, मेरी सुबह 12 बजे होती है और अभी तो 10 भी नहीं बजे। टपकियो मत उससे पहले यहाँ पे। अरे ये कैसी भाषा में बोल रही है? बहू है तो हमारे घर की, ये कोई तमीज होती है बात करने की? देख, मेरे को तमीज मत सिखा। मेरे को गुस्सा आया ना तो अभी तेरे को उठा के बाहर फेंक देगी मैं। सीमा के ऐसे तेवर देखकर राधा के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है तो देखती है कि अक्षय जमीन पर सो रहा है। वो उसे उठाकर बोलती है, अक्षय तू नीचे क्यों सो रहा है? और इस लड़की के तेवर देखे, बाप रे बाप, ये है तेरे 16 सोमवार का फल। अगर 16 सोमवार रखने से ऐसी बीवी मिलती है तो आज के बाद तो कोई व्रत ही नहीं रखेगा। माँ, तुमने तो अभी देखा, मैं तो कल रात से सह रहा हूँ। मुझे मारने तक की धमकी दे दी इसने तो। पता नहीं तेरे मौसा ने कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई है ऐसी लड़की का रिश्ता भेजकर। ए देख, तुम दोनों माँ बेटा है ना, रोना बंद करो मेरे सामने, समझ में आ गया? वरना अभी के अभी गला काट के ना हमेशा के लिए चुप करवा दूंगी। बेटा चल बाहर चलते हैं। राधा और अक्षय बाहर खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सीमा तैयार होकर आती है और ठाठ से बैठकर बोलती है, ए बुढ़िया, चल खाना ला। हमारे घर में शादी के बाद खाना बहू ही बनाती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, तुमको ही बनाना पड़ेगा। क्या बोली रे तू? मैं खाना बनाऊं? वो भी तुम सबके लिए? दिमाग से सठिया गई है क्या उम्र के साथ साथ? अगर जान प्यारी है ना तो अभी के अभी दोनों माँ बेटा जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना तुम दोनों का ये हाथ काट कर ना फ्राई करके खा जाऊंगी।
अक्षय और राधा डर के मारे रसोई में जाते हैं और खाना बनाकर सीमा के आगे रख देते हैं। सीमा खाना खा रही होती है। तभी राधा आराम से सोफे पर बैठ जाती है और ये देखकर सीमा बोलती है, तुम दोनों क्या आराम फरमा रहे हो? हाँ, चलो उठकर पूरा घर साफ करो, और जब तक कोना कोना साफ ना हो जाए ना, मेरे को दिखने नहीं चाहिए तुम दोनों सोफे पे पड़े हुए। अरे बहू, मैं इस उम्र में पूरे घर का काम कैसे करूँगी? तेरा ये बेटा है ही तो साथ में। चलो शुरू हो जाओ। राधा पूरे घर का काम करने के बाद अपने बेटे अक्षय की फूटी किस्मत पर रोते हुए बोलती है, हाय रे, मैं तो मर गई। इस अक्षय की वजह से ये कैसी बला गले पड़ गई। ऐसा लगता है ये तो मेरी जान ही निकाल कर रहेगी। पता नहीं भगवान कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हैं। पर माँ, मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे मन से किया जो भी किया। अब उसका परिणाम गलत निकल गया तो मैं क्या करूँ? तेरा सच्चा मन? तेरे सच्चे मन ने तो मेरी कमर तुड़वा के रख दी है। माँ, बातें कम करो और काम करो, वरना वो आ जाएगी। मैंने कहा था तेरे को, लड़की की जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने 16 सोमवार पर विश्वास था। जरूर तेरे ही उपवास में कोई खोट रही होगी, तभी ये डायन रूपी बहू मिली है। डायन नहीं माँ, गुंडी है गुंडी। शायद मेरी ही गलती है। पंडित जी ने कहा था कि शादी जिंदगी भर का बंधन है, इसको आंख बंद करके मत जोड़ना। लेकिन मैंने अपने 16 सोमवार पर विश्वास करके बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, तेरी ही गलती है। अरे भगवान जोड़ियाँ खुद बनाते हैं, लेकिन पहले वो तुमको मौका देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं तुम चुन सको। लेकिन तुमने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, तो अब भुगतो अपनी ये 16 सोमवार वाली पत्नी को। किसी ने सही ही कहा है, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन अक्षय ने सब कुछ भगवान भरोसे और अपने 16 सोमवार के व्रत भरोसे छोड़ दिया था, जिसके कारण बिना जांच पड़ताल किए एक गुंडी बहू उनके घर आ गई। इसीलिए भगवान पर श्रद्धा रखिए, लेकिन शादी जैसे फैसलों में जल्दबाजी ना करिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।